हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सभी लोग ठीक होंगे। मैं आशीष आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट पे। आज हम इस सीरीज़ में बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। ठीक है, कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से प्रोसीड करता है, ये जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपको लिटरली बहुत अच्छी लगने वाली है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम फर्टिलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं कि फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है। तो अगर मैं सिंपल सा डेफिनेशन बताऊं जिससे कि अगर आप समझ सके कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन एक फ्यूजन का प्रोसेस है। ये क्या है? फ्यूजन का प्रोसेस है। तो हम बोल सकते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म अ zygote, zygote is called fertilization, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन के प्रोसेस को, यानी मिक्सिंग के प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमन मेल के अंदर जो मेल गैमीट होता है वो होता है आपका स्पर्म। ये डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये डायग्राम किसका है? ये स्पर्म का डायग्राम है। और ये इधर दूसरी तरफ आप जो डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम क्या है? ओवम का डायग्राम है, या सिंपली बोल सकते हैं फीमेल गैमीट का डायग्राम है। तो ये जो दोनों डायग्राम है बेसिकली क्या है? मेल और फीमेल गैमीट को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन के प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब ये फर्टिलाइजेशन क्यों होता है? तो जैसे ही आपको पता होगा कि जो ह्यूमन है वो कैसा है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की, तो ह्यूमन कैसा है? डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड का मतलब क्या है? 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम, यानी जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। और आपने ये सुना होगा या इवन पढ़ा होगा कि जो आधे क्रोमोसोम हैं वो हमारे मेल पेरेंट्स से आते हैं और आधे क्रोमोसोम हमारे फीमेल पेरेंट्स आते हैं। मीन्स कि जो स्पर्म है वो 23 क्रोमोसोम कैरी करके लेके आता है, और साथ के साथ जो ओवा है या एग है वो भी 23 क्रोमोसोम कैरी करके लेके आता है। सो दैट जब इन दोनों का आपस में फ्यूजन होता है तो इस फ्यूजन से टोटल कितना है? 46 क्रोमोसोम बन के तैयार हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्टिलाइजेशन में बेसिकली क्या है कि प्लॉइडी को मेंटेन की जा रही है कि जो ह्यूमन डिप्लॉयड था वो दोबारा से डिप्लॉयड बन जाए। तो डिप्लॉयड बनाने के लिए सारा का सारा प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है एक चांस इवेंट है। ये कैसा है? एक चांस इवेंट है। ये कैसा है? चांस इवेंट है। तो आप पूछ रहे होंगे क्यों भाई ये चांस इवेंट क्यों बोला? क्योंकि अब देखो, मेल के बॉडी से स्पर्म रिलीज होगा, यानी जो मेल का जो गैमीट है, मेल गैमीट क्या होगा? फीमेल ट्रैक के अंदर जब रिलीज होता है तो अब उसको ये नहीं पता होता कि सच में जाके वो उसको हिट करेगा एग को कि नहीं करेगा। तो ये क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, लेट्स से कि ये यूट्रस है। मैं इसको हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे ये लेट्स से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, ठीक है। और यहाँ पे ये लेट्स से कि ओवरी है। अब ओवरी क्या करता है? हर मंथ एग रिलीज कर रहा है, ठीक है। हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल या ओवुलेशन के समय में ये एग रिलीज करता है। अब ये क्या है? हर मंथ एक एग रिलीज करता है। और यहाँ पर क्या है? वेजाइना के अंदर, लेट्स से वेजाइना के अंदर सीमेन का ट्रांसफर होता है। अब यहाँ इस सीमेन से स्पर्म को यहाँ तक आना होता है। तो और क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, स्पर्म को डायरेक्शन तो पता नहीं है, या सिंपली हम बोल सकते हैं कि स्पर्म के पास जीपीएस तो है नहीं कि वो जीपीएस को यहाँ पे लगाएगा, गूगल मैप से स्टार्ट कर देगा और डायरेक्टली यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये जो स्पर्म यहाँ पे रिलीज होते हैं फीमेल वेजाइना में, ये रेंडमली क्या है? मूव करना स्टार्ट करते हैं, यानी ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं। कुछ स्पर्म इस तरीके से इस वाले फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे, कुछ स्पर्म इस तरीके से इस वाले फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है? बहुत सारे जो स्पर्म है वो रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है? बहुत रेयर चांसेस होता है कि एक स्पर्म यहाँ पे जाके इसको फर्टिलाइज कर सके या इसके साथ फ्यूज हो सके, ठीक है। तो इस चांस को बढ़ाने के लिए कि नेचर में, हमारा नेचर बहुत ज़्यादा मतलब एस्टोनिश है, मतलब हम बोल सकते हैं कि वो आपको आश्चर्यचकित कर देगा कि इतना सारा ये जो चांस इवेंट है वो चांस इवेंट कैसे कंप्लीट करता है। तो जनरली इस चांस इवेंट को, या फिर ये जो चांस इवेंट है इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, इसको इंक्रीज करने के लिए नेचर में कुछ एडेप्टेशंस हैं। और वो एडेप्टेशंस क्या है? सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला एडेप्टेशन है
कि जो स्पर्म रिलीज होता है वो बहुत ह्यूज अमाउंट में या बहुत लार्ज अमाउंट में स्पर्म रिलीज होता है। तो ड्यूरिंग एवरी इजैकुलेशन, ठीक है, एवरी इजैकुलेशन की बात करते हैं, एवरी इजैकुलेशन, अगर हम एवरी इजैकुलेशन की बात करें तो मेल लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है पर इजैकुलेशन में फीमेल ट्रैक में। और इस 200 में से 200-300 स्पर्म में से सिर्फ एक ही स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हम 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज कर रहे हैं तो एक चांस के मतलब कि एक स्पर्म का उसको हिट करने का या एग के हिट करने का जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। तो नेचर ने क्या एडेप्टेशन कर रखा है, पहला एडेप्टेशन कि ये जो स्पर्म का काउंट है, स्पर्म का काउंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है या बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, ये चांस इवेंट और बढ़ जाए उसके लिए नेचर ने क्या कर रखा है, एक दूसरा एडेप्टेशन कर रखा है कि ये जो ओवा का साइज होता है वो स्पर्म के साइज से लगभग 1000 टाइम्स बड़ा होता है। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ कर रखा है, इसके साइज को बड़ा दिखा रखा है, स्पर्म के साइज को छोटा दिखा रखा है। तो जो एग का साइज होता है वो लगभग 1000 टाइम्स बड़ा होता है किसके, साइज ऑफ स्पर्म के। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इसका साइज बड़ा है तो कहीं ना कहीं अगर स्पर्म यहाँ पे पहुंचेगा तो इसको हिट कर ही देगा, ठीक है। तो नेचर बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच के किसी चीज़ को बनाती है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि ये चांस इवेंट को मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज़ को करे कि मैक्सिमम फर्टिलाइजेशन इवेंट अगर हो, इसके लिए क्या करिए, मेल्स के अंदर स्पर्म क्या होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज करवाती है और साथ के साथ फीमेल्स में क्या है, एग का साइज बहुत बड़ा होता है, लगभग 1000 टाइम्स बड़ा होता है स्पर्म के कंपैरिजन में। तो ये क्या हो गया, एडेप्टेशंस हैं जिससे कि फर्टिलाइजेशन का जो चांसेस है वो बढ़ जाए। अब क्या होता है, जब फीमेल के अंदर एग रिलीज होता है, यानी जब फीमेल एग को ओव्यूलेट करती है, यानी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, तो जब ये ओव्यूलेट करती है, ओव्यूलेशन होता है, उस समय वो जो एग रिलीज करती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte, जो कि अरेस्टेड होता है मेटाफेज में, जो कि कहाँ अरेस्टेड होता है, मेटाफेज में, अरेस्टेड इन मेटाफेज। तो यानी जब फीमेल ओव्यूलेट करती है तो उस समय वो सेकेंडरी oocyte मतलब रिलीज करती है, जो कि अरेस्टेड होता है मेटाफेज स्टेज में। यानी ये जो सेकेंडरी oocyte है ये अभी रेडी नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, जाइगोट बनाने के लिए। तो अब ये फर्टिलाइजेशन या जाइगोट कैसे बनाएगी, तो बेसिकली जब स्पर्म फीमेल ट्रैक में आता है और फीमेल जैसे ही स्पर्म, या जैसे हम बोल सकते हैं जो स्पर्म है जैसे ही ओवा को हिट करता है, जैसे इसको हिट करेगा, हिट करते ही यहाँ पर एक सेंसेशन जनरेट होता है, या बोल सकते हैं केमिकल चेंज जनरेट होता है, या सिंपली बोले अगर मैं और डिटेल में जाऊं तो यहाँ पे केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। एक फैक्टर रिलीज होता है जिसको बोलते हैं एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। अब ये जो एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर है ये इस सेकेंडरी oocyte को स्टिमुलेट करती है और बोलती है भैया जो तुम अरेस्टेड हो मेटाफेज में, अब इसको कंप्लीट करो क्योंकि टाइम आ चुका है फर्टिलाइजेशन का। तो जैसे ही यहाँ पे स्पर्म का मैजिकल टच होता है, सेकेंडरी oocyte तुरंत कन्वर्ट हो जाता है डेफिनेटिव ओवम, या सिंपली बोल सकते हैं ओवम में। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेफिनेटिव ओवम में, ठीक है, या जिसको आप ओवम बोलते हो। और इसी के साथ साथ ये क्या करती है, सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज करती है। यानी सेकेंडरी oocyte जैसे स्पर्म का टच होगा, मैजिकल टच ऑफ स्पर्म, ये तुरंत क्या होगा, सेकेंडरी oocyte डेफिनेटिव ओवम या सिंपली ओवम में कन्वर्ट होती है और साथ के साथ एक पोलर बॉडी रिलीज करती है। यानी अब जैसे ये डेफिनेटिव ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये फर्टिलाइजेशन के लिए अब रेडी हो चुकी है। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, लेट्स से कि स्पर्म नहीं आता है, तो फीमेल क्या है, फीमेल ट्रैक में ये सेकेंडरी oocyte डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, लेट्स से हम ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि हम फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि स्पर्म आता है और स्पर्म इसको हिट करता है। लेकिन जब स्पर्म हिट करता है उससे पहले क्या होता है, स्पर्म को भी प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि स्पर्म में डायरेक्टली इसको हिट नहीं कर सकता, क्योंकि जिस समय स्पर्म रिलीज होता है, ठीक है, जैसे फीमेल ट्रैक में फीमेल के वेजाइना में जब सीमेन रिलीज होता है तो क्या होता है, स्पर्म के ऊपर कुछ सीमेन फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सेमाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है यहाँ पे,
यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, सेमाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और ये सेमाइनल फ्लूइड स्पर्म को क्या करता है, इनएक्टिव बना के रखता है। यानी अगर इसी फेज में अगर ये ओवा को टच करता है या ओवा को हिट करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो इस कंडीशन में ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला काम होता है कि इसके सरफेस के ऊपर ये जो सेमाइनल फ्लूइड या सेमाइनल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जनरली यहाँ पे ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि अभी इस स्पर्म को इनएक्टिव करके रखता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इस प्रोटीन को रिमूव किया जाता है, इस प्रोटीन को यहाँ पे हटाया गया है, ठीक है। ये रिमूवल ऑफ सेमाइनल प्रोटीन। तो जब सेमाइनल प्रोटीन का रिमूवल हो जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म कहाँ होता है, फीमेल ट्रैक के अंदर होता है। मेल ट्रैक के अंदर कैपेसिटेशन नहीं होता, क्योंकि मेल ट्रैक में उसको अपनी एनर्जी को कंजर्व करना होता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना होता है। तो सबसे पहले जैसे ही फीमेल ट्रैक में आएगा, तो फीमेल के जो भी एंजाइम्स और जो भी केमिकल रिलीज होता है फीमेल ट्रैक में, वो क्या करेगा, इस सेमाइनल प्रोटीन्स को रिमूव कर देगा, जिससे कि क्या है, अब स्पर्म एक्टिवेट हो जाता है। जैसे स्पर्म एक्टिवेट हो जाएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। अब क्या होगा, स्पर्म जैसे ही इसको मतलब कि एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट होने के लिए अब वो क्या करेगा, डायरेक्टली सीधे एग की तरफ या बोल सकते हैं ओवा की तरफ अप्रोच करेगा। तो लेट्स से ये हमारा क्या है, डेफिनेटिव ओवम है और यहाँ पे से सेकेंडरी पोलर बॉडी है। इसके चारों तरफ एक लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज जोना पेल्यूसिडा लेयर। उसके ऊपर क्या होता है, जब ये रिलीज होता है, आपका एग रिलीज होता है, तो उसके ऊपर कुछ फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन फॉलिकुलर सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो एक क्राउन की तरह होता है। ये जो फॉलिकुलर सेल है, इनका जो पैटर्न होता है प्रेजेंस का, वो ऐसा लगता है कि क्राउन है। तो क्राउन होने की वजह से ये जो आउटर सेल है, इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा सेल्स। इसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा सेल्स। और उसके जस्ट नीचे होता है जोना पेल्यूसिडा, ये लेयर होता है जोना पेल्यूसिडा लेयर। अब क्या होगा, क्योंकि ये जो कोरोना रेडिएटा होते हैं, ये आपस में इस तरीके से अटैच होते हैं, ये गैप क्रिएट नहीं करते। तो स्पर्म को क्या है कि अगर जोना पेल्यूसिडा लेयर से हिट करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, इस वाली लेयर को उसको डीजनरेट करना होगा। तो ये जो लेयर है कोरोना रेडिएटा, इनके बीच में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, या सिंपली बोल सकते हैं एक एसिड होता है, जिसको बोलते हैं हाइलोयूरोनिक एसिड। हाइलोयूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो स्पर्म, लेट्स से कि ये स्पर्म है, जब ये स्पर्म इसको अप्रोच करेगा, तो सबसे पहले क्या है, इस लेयर को उसको डीजनरेट करना होगा। तो स्पर्म के हेड के ऊपर क्या होता है, एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो एक्रोसोम है, ये एक्रोसोम क्या होता है, गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन है। ये क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन होता है, जिसकी वजह से ये कैरी करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और उस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का एक पार्ट है हाइलोयूरोनिडेज। ये जो हाइलोयूरोनिडेज है, ये क्या करेगा, इस हाइलोयूरोनिक एसिड को डीजनरेट करेगा, इस लेयर को ये डीजनरेट करता है। जैसे ये डीजनरेट करेगा, अब ये स्पर्म क्या है, जोना पेल्यूसिडा लेयर से जाके मतलब कि अटैच होगा, और इस प्रोसेस को बोलेंगे हम एक्रोसोमल रिएक्शन, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो है, ये स्पर्म है, स्पर्म के हेड पे आपका क्या होता है, एक्रोसोम होगा। ये जाके जैसे हिट करता है, यहाँ पे केमिकल रिलीज करेगा। बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये इसको हिट करता है, वैसे ही कैल्शियम का इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है। कैल्शियम आयन जोना पेल्यूसिडा लेयर से अटैच होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जोना पेल्यूसिडा लेयर को इम्परमिएबल बना देता है, या फिर इसके अंदर जो भी ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि स्पर्म को आइडेंटिफाई करते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, एक टाइप से हिडन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई दूसरा स्पर्म इसके ऊपर आके अटैच नहीं होता। यानी जैसे ही पहला स्पर्म अटैच होगा जोना, या सबसे पहला स्पर्म इसको हिट करेगा जोना पेल्यूसिडा लेयर को, उसके बाद क्या होता है, जोना पेल्यूसिडा लेयर इम्परमिएबल हो जाता है बाकी दूसरे स्पर्मों के लिए, सो दैट कि पॉलीस्पर्मी वाला केस ना आ जाए। पॉलीस्पर्मी
पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी का मतलब कि मल्टीपल स्पर्म इसके अंदर ना चला जाए। तो पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए क्या होता है, सबसे पहले जैसे ही पहला स्पर्म जोना पेलुसिडा लेयर को मतलब हिट करता है, जोना पेलुसिडा लेयर के अंदर कुछ स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो स्पर्म को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी बोल सकते हैं फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग जो रिएक्शंस होता है वो बाकी दूसरे स्पर्म्स के लिए क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरा स्पर्म्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। ठीक है, अब जैसे ये हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन स्पर्म क्या है, हाईली मोटाइल है, तो पूरा का पूरा स्पर्म ही क्या हो जाता है आपके, सिंपली लेट्स से कि ये हमारा क्या है, ओवा है। ठीक है, अब ओवा के अंदर क्या होगा, क्योंकि अभी बताया मैंने जैसे ही हमारा स्पर्म इसको हिट करता है, मेल का स्पर्म हिट करता है, तो क्योंकि ह्यूमन स्पर्म क्या है, हाईली मोटाइल होता है, ये क्या है, हाईली मोटाइल। ठीक है, तो जिसकी वजह से पूरा का पूरा स्पर्म एंटर कर जाता है ओवा के अंदर। लेट्स से पूरा स्पर्म एंटर कर जाता है ओवा के अंदर, तो क्या होगा, ओवा के अंदर सबसे पहले जो बाकी लेयर है, जैसे टेल हो गया, मिडिल पीस हो गया, ये सारी चीज़ें डीजनरेट हो जाती हैं। बस बचता क्या है, यहाँ पे मेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। साथ के साथ मेल क्या करता है, 2 सेंट्रियोल्स को और लेके आता है, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन के लिए सेंट्रियोल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे सिंपली ओवा के पास खुद का सेंट्रियोल नहीं होता है। तो मेल क्या करता है, सेंट्रियोल का भी कैरी करके लेके आता है, सो दैट कि उनके बीच में क्या हो, जब फ्यूजन होने के बाद जब सेल का डिवीजन होगा तो डिवीजन करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 सेंट्रियोल लेके आएगा, और साथ के साथ यहाँ पे मेल न्यूक्लियस जिसमें 23 क्रोमोसोम होंगे, ये फीमेल न्यूक्लियस जिसमें 23 क्रोमोसोम होंगे, ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे। लेट्स से सिंपल एग है, यहाँ पे क्या होंगे, दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे विद द 23 क्रोमोसोम। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोगैमी, यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, कैरियोगैमी। और कैरियोगैमी होने के बाद ये क्या करता है, एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देता है, दैट इज 2n, और इसी डिप्लॉयड न्यूक्लियस वाले सेल्स को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। अब ये जाइगोट फैलोपियन ट्यूब के अंदर कंटिन्यूसली चलता रहता है, फिर जाइगोट से कन्वर्ट होता है सिंगल सेल से 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, 16 सेल मोरूला, फिर आपका ब्लास्टोला, गैस्ट्रोला, ये सारे सेल्स आते हैं जो कि हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में डील करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन में हमने क्या देखा कि फर्टिलाइजेशन एक चांस इवेंट है, जिस चांस को बढ़ाने के लिए नेचर्स में हमारे पास कुछ एडेप्टेशंस हैं, लाइक कि स्पर्म के जो काउंट होता है बहुत हाई होता है, एग का साइज स्पर्म के कंपैरिजन में 1000 टाइम्स बड़ा होता है। ठीक है, तो स्पर्म क्या है, डायरेक्टली फर्टिलाइज नहीं कर सकता, पहले उसका कैपेसिटेशन होता है, कैपेसिटेशन होने के बाद स्पर्म जोना पेलुसिडा लेयर को हिट करता है, जिसकी वजह से बाकी वो जो जोना पेलुसिडा लेयर है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से वो बाकी दूसरे स्पर्म्स को एंट्री नहीं करने देता। उसके बाद पूरा एक स्पर्म अंदर एंटर करता है, और फिर बाकी जो उसके दूसरे पार्ट होते हैं डीजनरेट हो जाते हैं, न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, न्यूक्लियस के फ्यूजन को कैरियोगैमी बोलते हैं, फिर डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है जिसको जाइगोट बोलते हैं। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में डील करेंगे। होप आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, थैंक यू।